ज़्यादातर लोग अस्थमा को एक बीमारी की तरह से जानते हैं कि लंग्स में नलियों के सिकुड़ने की या नलियों के सूजन की बीमारी है, लेकिन इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता है, तो आज इसी को डिस्कस करेंगे ताकि आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा तरह का अस्थमा आपको है या आपके रिलेटिव को है और उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्यों अलग है। क्योंकि हर अस्थमा को एक तरीके का मान लेना एक गलती है, क्योंकि ज़्यादातर अस्थमा में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज अलग भी हो सकती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला तो है एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा। एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा का मतलब है कि यदि कोई एलर्जिन या कोई ऐसा पदार्थ शरीर में आ रहा है जो कि आपकी श्वास की नलियों को सूजन करवा रहा है या उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है या जिसकी वजह से नलियों में कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा है, तो उसकी वजह से अस्थमा का अटैक आता है और नलियाँ सडनली रिएक्शन की वजह से सिकुड़ जाती हैं। ये एलर्जिन कोई भी हो सकता है। हवा में मौजूद पॉलन ग्रेन्स जो कि पेड़ों पौधों से आते हैं, धूल की वजह से हो सकता है, कीटाणु या माइट्स की वजह से हो सकता है, एनिमल के या जानवर के बाल यानी डैंडर से हो सकता है, फंगल की वजह से हो सकता है, मोल्ड की वजह से हो सकता है। तो ये किसी भी एलर्जिन की वजह से जो नलियों के सिकुड़ने का या कॉन्ट्रैक्ट होने का जो प्रोसेस है उसको एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। इसके अलावा एक नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है जिसमें कोई एलर्जिन इन्वॉल्व नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से नलियों में सूजन हो रहा है, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से, ठंडी हवा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से या कोई वातावरण में मौजूद कोई इरिटेटिंग एनवायरमेंटल चीज़ है, इसकी वजह से भी नलियाँ सिकुड़ सकती हैं। तो ये नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। ऑब्वियसली एलर्जिक अस्थमा में आपको ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा कि एलर्जी करने वाले तत्वों को हटाने पे। नॉन एलर्जिक अस्थमा में वातावरण को क्लियर करने के लिए या पोल्यूटेंट या इरिटेट करने वाली चीज़ों को हटाने पर फोकस करना पड़ेगा। दोनों में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी ज़्यादातर सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है जिसमें एक्सरसाइज ज़्यादा करने के बाद, खासकर ठंडे वातावरण में एक्सरसाइज करने के बाद खांसी होना, वीजिंग होना या छाती में भारीपन लगना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, सांस फूलना हो सकता है। तो ये ज़्यादातर एक्सरसाइज के बाद ही होता है। इसमें आप एक्सरसाइज को अगर कम करोगे या उसको ध्यानपूर्वक करोगे तो अस्थमा कंट्रोल हो सकता है। एक होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे वातावरण में काम करता है जहाँ पे कोई केमिकल्स, डस्ट, फ्यूम्स या गैस वगैरह होती है, उसकी वजह से लोगों को अस्थमा हो सकता है, तो इसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं, जो काम के फील्ड को चेंज कर देने से चला जाता है। इसके अलावा एक चाइल्डहुड ऑनसेट या बचपन का अस्थमा होता है जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में अलग अलग एलर्जिन या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से अस्थमा होता है। ज़्यादातर बच्चों को जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है ये अस्थमा भी चला जाता है, कुछ लोगों में परसिस्ट कर सकता है। इसी का उल्टा होता है अडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जो कि बच्चों में नहीं होता, अडल्ट लोगों में या उम्र अचीव करने के बाद लोगों को पहली बार स्टार्ट होता है। ये कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, कोई भी वातावरण में चेंज की वजह से, पोल्यूटेंट्स की वजह से, इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है। ये अस्थमा बच्चों में नहीं होता, उम्र दराज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसे अडल्ट ऑनसेट अस्थमा बोलते हैं। इसके अलावा अस्थमा की सीवियरिटी के हिसाब से दो तरह के अस्थमा होते हैं, एक सीवियर अस्थमा और एक स्टीरॉयड रेजिस्टेंट अस्थमा। सीवियर अस्थमा का मतलब ये है कि वो अस्थमा जो किसी एलर्जिन की वजह से या मल्टीपल एलर्जी की वजह से हो रहा है, जिसको आप बार बार अटैम्प्ट्स के बाद भी अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग स्टीरॉइड्स, अलग अलग इंजेक्शंस के द्वारा भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज है वो ज़्यादा हो रही है, बार बार पेशेंट को अटैक आ रहे हैं, दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसको सीवियर अस्थमा की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला होता है स्टीरॉयड रेजिस्टेंट अस्थमा। ये अस्थमा ज़्यादातर अस्थमा के पेशेंट में जो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं उससे ज़्यादातर लोग को रिस्पॉन्स आ जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्टीरॉयड यूज़ करने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो ज़्यादा सीवियर अस्थमा की कैटेगरी में आएगा, और वैसे लोग को स्टीरॉयड रेजिस्टेंट अस्थमा माना जाता है। इनको ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरी स्ट्रैटेजीज और एलर्जी से बचना, एलर्जेंस को अवॉइड करना, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पर ये अस्थमा ट्रीट करना अपने आप में टफ होता है, क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट दवा है स्टीरॉयड, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसीलिए इसे स्टीरॉयड रेजिस्टेंट अस्थमा बोलते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि अस्थमा एक अकेली बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारे तरीके का अस्थमा होता है। ज़्यादातर पेशेंट में इनहेलर्स और स्टीरॉइड्स का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, पर फिर भी थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। जिस तरह का कारण और जिस तरह का टाइप का अस्थमा है उसके बेसिस पे हर एक अस्थमा का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए ये जानना और समझना ज़रूरी है कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति में कौन से टाइप का अस्थमा है और क्या कारण है जिसकी वजह से अस्थमा हुआ है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। अस्थमा के कितने टाइप के इनहेलर्स होते हैं
और हर इनहेलर्स के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इस पर भी हमने सेपरेट वीडियो किया, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।